Hello students, let's start part 4 of the chapter The Nationalist Movement in Indochina. In the previous video we discussed about the Vietnam division of Vietnam in North and South Vietnam. जैसे हमने डिस्कस किया था कि नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन की गवर्नमेंट आ गई जिसको हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, और साउथ वियतनाम में बाओ दाई और फिर बाद में नगो दिन दिएम, बाओ दाई को हटा के नगो दिन दिएम जो है वो रूलर बन गया साउथ वियतनाम का। तो नॉर्थ वियतनाम की जो गवर्नमेंट थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अंडर हो ची मिन, with the help of NLF, the collaboration of NLF, they attacked on the South Vietnam and to unify Vietnam into one part. तो इसलिए जब नॉर्थ वियतनाम में साउथ पे अटैक किया तो यूएस जो है उसने एंट्री की वॉर में। क्यों एंट्री की? इसका सबसे बड़ा रीजन है कम्युनिज्म, द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, राइट। क्योंकि उस टाइम 1961 में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी in 1961 he announced that he would not let entire Vietnam become the communist country। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 1945 से 1991 तक ये ड्यूरेशन जो था इसको कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। कोल्ड वॉर क्या होता है? इसमें यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो डिप्रेशन या टेंशन था उसको कोल्ड वॉर कहते हैं, और लगातार 45-46 ईयर्स तक ये टेंशन था। तो इसमें ना तो यूएस ये चाहता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैले, कहीं भी किसी भी कंट्री में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आए, और ना रसिया चाहता था कि किसी भी कंट्री के अंदर कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट आए। तो अब ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार थी और साउथ वियतनाम को हराने के बाद में पूरे वियतनाम में कौन सी गवर्नमेंट आ जाएगी? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाएगी। टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिज्म द यूएस एंटर इनटू द वॉर इन सपोर्ट ऑफ द साउथ वियतनाम। तो इसलिए साउथ वियतनाम को सपोर्ट करने के लिए यूएस ने एंट्री की और जॉन एफ कैनेडी ने इसको अनाउंस किया। उसके बाद में इसकी जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, और ज्यादा तब बढ़ गई जब 1963 में, इन 1963 जो वहां के रूलर थे साउथ वियतनाम के नगो दिन दियम, उनका मर्डर हो गया। ही वॉज किल्ड राइट इन साउथ वियतनाम। तो इसके बाद में जो यूएस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था लिंडोन बी जॉनसन, इन्होंने अनाउंस कर दिया 1964 में द यूएस एंट्री इनटू द वॉर। और यूएस ने जो पार्टिसिपेट किया वियतनामीज वॉर में, वॉर किसका था? नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में वॉर था, राइट। क्यों था ये भी आपको पता लग गया। यूएस किसकी सपोर्ट में आ गया? साउथ वियतनाम की सपोर्ट में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो कम्युनिज्म को रोकना चाहता था, क्योंकि नॉर्थ में कम्युनिज्म था। तो इसलिए अगर कहीं नॉर्थ जीत गया तो वियतनाम में कौन सी गवर्नमेंट आ जाएगी? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाएगी, और यूएस ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए साउथ वियतनाम की सपोर्ट में यूएस आ गया। इसके बाद में क्या हुआ? 1965 टू 1972 यूएस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। मोर देन 34 लाख सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर फ्रॉम यूएसए के 34 लाख से ज्यादा सोल्जर्स आए। लेकिन इसमें यूएस को इतना बड़ा नुकसान हुआ जितना कि आज तक किसी वॉर में उसको इतना बुरा नुकसान नहीं हुआ था। अगर देखें तो इनमें से 7,484 women were there in these personals, and out of which 47,244 died and more than 3 lakh soldiers wounded. So in this way this was the great loss for यूएसए को इस वॉर में इतना नुकसान हुआ वियतनामीज वॉर में। हालांकि उसका इतना ज्यादा मतलब कोई मैटर नहीं था इस वॉर में आने का, लेकिन ओनली ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिज्म और द फियर ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिज्म, इसको रोकने के लिए यूएस ने एंट्री की। और ये हम आपको बता चुके हैं, इनमें से काफी सारे ऐसे लोग थे, सोल्जर्स थे जो 100% डिसेबल्ड हो गए थे, राइट। तो इस तरह से यूएस का इसमें नुकसान हुआ। हालांकि
the US was very powerful at that time, technologically also, and it had very powerful weapons. तो इतने सारे weapons यहाँ पे यूज किए गए इस वॉर में. आपको याद रखना है weapons का नाम मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से weapons उस टाइम यूएस ने यूज किए वॉर के अंदर. एंट्री ऑफ द यूएस, वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्री ऑफ द यूएस इनटू द वॉर. तो उस टाइम के जो वेपन्स थे जिसमें सबसे फेमस बॉम्बर्स थे. बॉम्बर्स फॉर एग्जांपल B-52s, राइट. एट दैट टाइम दीज वर वेरी डेंजरस एंड वेरी पावरफुल बॉम्बर्स B-52s. इसके अलावा कुछ केमिकल वेपन्स थे, केमिकल वेपन्स जैसे नापाम और एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज, राइट. नापाम क्या था, मतलब इट वाज अ मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूज्ड टू थिकन गैसोलीन टू द फायर बॉम्ब्स. ये हवा में हल्का हल्का जलता हुआ और जब भी किसी ह्यूमन बॉडी को टच करता था, स्किन को टच करता था, तो ये और ज्यादा तेजी से जलता था और बहुत सारे सिविलियंस इससे मारे गए थे. एजेंट ऑरेंज जो है वो एक प्लांट किलर था जिसको मतलब एयरक्राफ्ट से जो है स्प्रे किया जाता था फॉरेस्ट में भी और इवन विलेजेस के अंदर भी. तो बहुत सारे विलेजेस और फॉरेस्ट में इसको स्प्रे किया गया बाय द यूएस फोर्सेस. और इसके बाद में इनके जो पेड़ पौधे थे सारे सूख गए थे. इसके अलावा बहुत सारे गांव में सिविलियंस बहुत बड़ी संख्या में इसमें मारे गए थे. तो ये बहुत ही खतरनाक जो है उस टाइम हथियार थे. वेरी डेंजरस वेपन्स वर यूज्ड बाय द यूएस, राइट. इसके अलावा और भी इसमें हथियार थे जो यूएस ने यूज किए. तो नापाम, एजेंट ऑरेंज, B-52s, इनको आप याद रखेंगे. इसके अलावा कुछ फॉस्फोरस बम्स, फॉस्फोरस बॉम्ब्स आल्सो वर यूज्ड बाय द यूएस. और एक खास बात है इस वॉर में, इस वॉर को टीवी पे टेलीकास्ट किया गया था इसका. तो इसको फर्स्ट टीवी वॉर भी आप कह सकते हैं, टेलीकास्टेड ऑन द टीवी. तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे. लेकिन इन सब के बावजूद the weapons used by the US, we discussed about entry of the US. क्यों हुई एंट्री, आपको पता लग गया होगा यूएस ने एंट्री क्यों की. इसके बाद हमने डिस्कस किया कौन कौन से वेपन्स जो है यूएस ने यूज किए. एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द वॉर ओनली विद इन द यूएस. यूएस में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा. वियतनामीज पे इंपैक्ट तो आप देख चुके हैं कि वियतनामीज को बहुत बड़ा इसमें लॉस हुआ था एंड बिग नंबर ऑफ द सिविलियंस वर किल्ड इन दिस वॉर. लेकिन वियतनामी सोल्जर्स फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द यूएस फोर्सेस. इतने स्ट्रॉन्ग और डेंजरस वेपन्स होने के बाद भी वियतनामीज ने यूएस का डट के मुकाबला किया और उसको वॉर में हम ये नहीं कह सकते क्लियरली कि यूएस इसमें जीत गया था. यूएस को इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था. तो इसलिए उसका विनिंग तो हम किसी भी पॉइंट ऑफ से नहीं मान सकते हैं. लेकिन इसका यूएस में जो इफेक्ट पड़ा था उसकी बात अब हम करेंगे. तो यूएस में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था. Within the US, life was completely disturbed due to the war. शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि जॉन एफ जो कैनेडी था उसने अनाउंस किया. उसके बाद में लिंडोन जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने वॉर में जो है इसकी एंट्री कर दी यूएस की. लेकिन उसके बाद में शुरुआत में तो ओनली द पीपल वर इन फेवर ऑफ द वॉर एंड डिसीजन दे वर विद द डिसीजन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट. लेकिन जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया तो यूएस में इसका नेगेटिव इंपैक्ट सामने आने लगा क्योंकि उनके सोल्जर्स बहुत बड़ी प्रोपोर्शन में मारे जाने लगे थे. ठीक है. तो इसके बाद में आप बता सकते हैं कि यूएस में जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई एंड द पीपल नाउ वर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कि क्यों यूएस ने वियतनामीज वॉर में एंट्री की सिर्फ इसलिए कि नॉर्थ वियतनाम को हराना है, राइट. तो इसका बैड इंपैक्ट जो है यूएस में देखने को मिला. इसके बाद आते हैं रोल ऑफ फिल्म्स एंड मीडिया. मीडिया और फिल्म्स का भी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा. कैसे कंट्रीब्यूशन रहा मैं आपको बताता हूं. इन फेवर ऑफ द वॉर एंड अगेंस्ट ऑफ द वॉर. तो फेवर में क्या था शुरुआत में, जैसे मैंने आपको बताया कि फेवर में जैसे यूएस फिल्म्स और मीडिया ने भी सपोर्ट किया शुरुआत में. लेकिन बाद में मीडिया ने भी अपोज करना शुरू कर दिया था द डिसीजन टेकन बाय द यूएस प्रेसिडेंट एंट्री ऑफ द यूएस इनटू द वॉर. जैसे शुरुआत में एक फिल्म आई थी जॉन वेने की. जॉन वेने एक फिल्म बनाई ग्रीन बेरेट्स. दिस मूवी वाज रिलीज्ड इन 1968. दिस मूवी वाज इन फेवर ऑफ द वॉर, राइट. ये वॉर के सपोर्ट में मूवी बनी थी. लेकिन इसके बाद कुछ मूवीज ऐसी भी आई जिन्होंने वॉर को पूरी तरह से अपोज किया. क्लियर. फॉर एग्जांपल कोपोला ने एक मूवी बनाई
एफ कोपोला ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था एपोकैलिप्स नाउ। इट वॉज रिलीज इन 1979। फोर्ड कोपोला ने ये मूवी बनाई थी जिसका नाम एपोकैलिप्स नाउ था। दिस मूवी वॉज अगेंस्ट द वॉर, क्योंकि इस मूवी में वॉर से जो नुकसान हुए थे, यूएस को जो भी नुकसान हुआ था वो इस मूवी में दिखाया गया। तो दोनों मूवीज के आपको नाम याद रखने हैं, और इसमें आप ये बता सकते हैं कि मीडिया वाज इन सपोर्ट ऑफ द वॉर एज वेल एज अगेंस्ट ऑफ द वॉर। इन द सेम वे मूवीज आल्सो, फिल्म्स आल्सो, जैसे जे वाइना की मूवी हमने देखा ग्रीन बेरेट्स, ये सपोर्ट में थी, और एपोकैलिप्स नाउ जो है ये अगेंस्ट में थी। सो इन दिस वे द वॉर वाज नॉट वेरी बेनिफिशियल फॉर द यूएस एंड वियतनाम आल्सो गॉट लॉस्ट ड्यू टू द वॉर। लेकिन इसमें दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है यूएस का था, क्योंकि इतनी दूर से उसको अपने सोल्जर्स जो है ट्रांसपोर्ट करने पड़े, ट्रूप्स लेके आने पड़े, और जो वेपन्स है उनको उन्होंने जो है यूएस ने किस तरह से वहां पे मैनेज किया, ये सारी उसकी दिक्कतें थी। वॉर में वियतनामीज को हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि वो हार गए, क्योंकि उन्होंने ब्रेवली फाइट किया यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट। वॉर में यूएस के हारने का या उसकी परेशानी का एक सबसे बड़ा रीजन था हो ची मिन ट्रेल। नाउ विल स्टडी अबाउट हो ची मिन ट्रेल। द नेक्स्ट टॉपिक इज हो ची मिन ट्रेल। इसको भूल भुलैया रास्ता भी कहा जाता है। हो ची मिन ट्रेल, इट वाज वेरी पजल्ड वे और पाथ डेवलप्ड बाय वियतनामी, स्पेशली इट वाज डेवलप्ड बाय हो ची मिन, और इसको लेट 1950s में इंप्रूव किया गया। ये रास्ता पहले से ही था, लेकिन इसको नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम तक सोल्जर्स को और सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। और अब इस ट्रेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले देखिए ये मैप। इन दिस मैप यू कैन सी द येलो कलर इन द अपर साइड, दिस इज लाओस, और येलो कलर जो नीचे साउथ वियतनाम के साथ में उसको कंबोडिया कहते हैं। दिस इज द कंट्री कंबोडिया। और जो ब्लू कलर में पूरा वियतनाम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें नॉर्थ वियतनाम से और साउथ वियतनाम की तरफ जो रेड कलर के आपको लाइन दिख रही है और बीच बीच में कुछ एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है पॉइंट्स। दीज आर द पॉइंट्स ऑन दिस वे और ट्रेल। और ये जो रेड कलर से पूरी आपको लाइन नॉर्थ से और साउथ वियतनाम थ्रू लाओस एंड कंबोडिया, यानी कि ज्यादातर जो रास्ता है ये कहां से है, वियतनाम से बाहर से। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इज दिस दैट दिस वाज मोस्टली आउटसाइड ऑफ वियतनाम। तो ये रास्ता कहां से है, ज्यादातर वियतनाम से बाहर से है। नॉर्थ वियतनाम टू साउथ वियतनाम मीन्स it connected the North Vietnamese areas to South Vietnam. It was used by the soldiers and the porters to carry the means goods and important essential goods for the soldiers and for the wars, weapons also, and soldiers also were transported from North Vietnam to South Vietnam. तो इस मैप से आपको समझ में आ गया होगा कि ये हो ची मिन ट्रेल जो था ये वियतनाम से ज्यादातर बाहर से था, और ये एक पजल्ड रास्ता था। कुछ रास्ता पहाड़ों से था, कुछ फॉरेस्ट से था, और कुछ टनल से था। इस तरह से इट वाज कंप्लीटली पजल्ड फॉर द यूएस। यूएस कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस वे कंप्लीटली, तो इसीलिए उनको पता नहीं लग पा रहा था कि कहां से ये हेल्प जो है साउथ वियतनाम के अंदर नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स को मिल रही है, किस तरह से हेल्प मिल रही है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, an immense network. This trail was immense network of footpaths, यानी कि पैदल जाने का भी रास्ता था और रोड से होता हुआ भी था, सड़कें भी बीच बीच में थी, और जैसे मैंने बताया कि आपको कि फॉरेस्ट से होके भी निकलता था और टनल से भी निकलता था। तो इस तरह से इट वाज कनेक्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वियतनाम टू साउथ वियतनाम, राइट, साउथ वियतनाम, ये पूरा रास्ता था। और जैसे हमने मैप में देखा कि ये बाहर से रास्ता था, मतलब ज्यादातर इसके जो पॉइंट्स थे वो कहां से थे, बाहर से थे, मीन्स फ्रॉम लाओस एंड कंबोडिया। तो इस रास्ते से क्या होता था, इट वाज इंप्रूव्ड इन लेट 1950s एंड फ्रॉम अबाउट 1967 20,000 ट्रूप्स केम ईच मंथ फ्रॉम नॉर्थ वियतनाम टू साउथ वियतनाम ईच मंथ। हर महीने 1967 के बाद में 20,000 के आसपास जो सोल्जर्स थे वो हर महीने नॉर्थ से साउथ वियतनाम तक जाते थे 1967 और इसके बाद में, राइट। ज्यादातर इस रास्ते पे जो पोर्टर्स होती थी वो वुमेन थी, विमेन पोर्टर्स।
पोर्टर्स कौन होते थे? जो अपने साथ सामान लेके जाते थे, राइट। अब इस वॉर में विमेन का जो रोल है वो हम अगले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे होचिमिन ट्रेल पे उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। विमेन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द होचिमिन ट्रेल, क्योंकि उन्होंने पोर्टर्स का रोल प्ले किया और वो अपने बैग पे, ज्यादातर जो पोर्टर्स होते थे वो अपने बैग पे 25 किलोग्राम जो सामान था वो लेके चलते थे, और बहुत सारे पोर्टर्स बाईसाइकिल्स का यूज करते थे, जो बाईसाइकिल्स पे 70 किलोग्राम तक सामान जो है वो यूज करते थे, उसको लेके जाते थे। इसके अलावा इस रास्ते पे बहुत सारे मेडिकल पॉइंट्स भी थे जो घायल सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करने के लिए भी बनाए गए थे, और साथ साथ में बहुत सारी जगह पे विमेन वहां पे खाना भी बनाती थी और सोल्जर्स के लिए सप्लाई भी करते थे। इसके साथ और दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज भी सोल्जर्स के लिए प्रिपेयर किए जाते थे। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ हो ची मिन्ह ट्रेल वाज वेरी वेरी क्रूशियल इन द वियतनामीज वॉर अगेंस्ट द यूएस। आपको समझ में आएगा कि इतने सारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी, क्योंकि वियतनामीज के पास क्या था, बैकवर्ड टाइप के वेपन्स थे, ट्रेडिशनल टाइप के वॉर टेक्निक्स थी, उसके बावजूद भी यूएस ने पूरी तरह से वियतनाम को मतलब अफेक्ट नहीं किया, वियतनाम को नहीं हराया पूरी तरह से। इसका रीजन यही था कि हो ची मिन्ह ट्रेल जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और यहाँ पे मैं आपको स्पेशली बता देना चाहता हूँ कि हो ची मिन्ह ट्रेल पे जो भी रिसोर्सेज यूज किए वो बहुत ही लिमिटेड प्रोपोर्शन में थे, लेकिन सिर्फ टेक्निक और स्ट्रेटेजी से ही यहाँ पे हो ची मिन्ह ट्रेल पे यूएस जो है वो एक तरह से हार गया, या फिर पूरी तरह से वो जीत नहीं पाया, राइट। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हो ची मिन्ह ट्रेल इन द वियतनामीज वॉर। So dear students, in this way we have studied about Ho Chi Minh Trail and the entry of the US into the Vietnamese war. उम्मीद करता हूँ दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इस तरह से हमने दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर विल कवर इन द नेक्स्ट एंड फाइनल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तब तक आप रिवाइज कीजिए और वीडियोस को ध्यान से देखिए। Thank you. Have a nice day.